लगी है। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने अब तलाशी अभियान शुरू कर दिया। रिस्ट्रिक्शंस वहां पर शुरू हो गई है, कॉर्डन ऑफ किया गया था पहले एरिया को, और उसके बाद से जब एनकाउंटर वहां शुरू हुआ था तो 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिनके मरने की खबर अब सामने आ रही है। और ये दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उससे ताल्लुक रखते थे। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि अब एरिया में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तमाम जानकारी क्या कुछ है और क्या कुछ अपडेट आ रही है एनकाउंटर साइट से, उसे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जहां हमें देखने को मिल रहा था कि पुलवामा में जो एनकाउंटर था वो शुरू हो गया था, और पुलवामा एनकाउंटर जो कि गोंडीपोरा इलाका था वहां पर शुरू हुआ था, जिसके बाद से ये देखने को मिल रहा था कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और अब जाकर जो सफलता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ लगी है, जहां पर ये बताया जा रहा है, ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि 2 आतंकी जो कि जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे, आतंकी संगठन से, उन्हें मार गिराया गया है। और उसके बाद से आगे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि जहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर वो साफ बता रही हैं कि किस तरीके से वहां लोग भी रहते, रिहायशी इलाका है जहां पर ये पूरा एनकाउंटर का वाकया पेश आया। और जिसके बाद से अब जाकर आगे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि अगर कोई और भी आतंकी छिपा हुआ है तो उसे भी मार गिराया जाए, और इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो अब जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिज्म के खिलाफ जो कदम है वो उठाती हुई नजर आ रही है, और बहुत ही सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ अब जितने भी पुराने केसेस हैं उन्हें भी खुलने की, उन्हें भी खंगालने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पुलवामा में ये जो 2 आतंकी मारे गिराए हैं ये जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे, और गवर्नमेंट फोर्सेस जो कि गोंडीपोरा इलाका है और ये जो एरिया है ये साउथ कश्मीर पुलवामा में पड़ता है, ये कल शुरू हुआ था एनकाउंटर, जिसे आज खत्म किया गया है। और ऑफिशियल की बात करें तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि आर्मी और सीआरपीएफ ने दोनों ने मिलकर ये पूरा एनकाउंटर इसको अंजाम दिया, जिसमें कि 2 आतंकियों को मार गिराया। जैश-ए-मोहम्मद के ये आतंकी थे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आदिल से जानते हैं। आदिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो तमाम जानकारी है वो क्या कुछ आ रही है एनकाउंटर साइट से? बिल्कुल, अगर हम एनकाउंटर के हवाले से बात करें जो कल पुलवामा में लगभग 4 बजे शुरू हुआ था, तो इस हवाले से ये अपडेट आ रहा है कि जो 2 मिलिटेंट है वो इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, और दोनों का जो ताल्लुक है वो जैश-ए-मोहम्मद से है। और जो इलाके में सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है, और फोर्सेस भी इलाके में मौजूद है अभी। जी बिल्कुल आदिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये भी बता रहे हैं कि जो रिहायशी इलाका है जहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ था, एक गांव है जहां लोग रहते भी हैं, तो क्या किसी तरीके की अभी रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई गई हैं? क्योंकि एनकाउंटर अभी खत्म हुआ है तो उसको लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हो, कोई गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं उनको लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हो? जी बिल्कुल, पहले अगर हम सिविलियन की बात करें तो सिविलियन को कल से ही वहां पे इवैक्यूएट किया गया सेफ जगह पे पुलिस की जानिब से। तो रेस्ट्रिक्शन अगर हम बात करें तो पे कोई जो अंदर का रास्ता है वहां पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आयद की गई थी लोगों के आने जाने में, लेकिन जो बड़ी हाईवे है पुलवामा श्रीनगर उसको खोल दिया गया था कल से ही। वहां से ट्रैफिक जो है आवाजाही कंटिन्यू जारी थी। बिल्कुल, और वहीं पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम एनकाउंटर के हवाले से बात करें, जो गुंडीपुरा इलाका है ये पिंगलाना गांव जो है उसके करीब एक छोटा गांव है, तो इसके आसपास जो मुहासरा था वो कंटिन्यू जारी था, चाहे पिंगलाना हो या गुंडपुरा हो। तो अभी जो अपडेट है कि सर्च ऑपरेशन सिर्फ गुंडपुरा इलाके में अभी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ आदिल, हमारे संवाददाता जुड़े थे। और वहीं पर आपको बता दें कि पुलवामा एनकाउंटर से जो अपडेट आई थी उससे आदिल ने रूबरू करवाया, और वहीं पर 2 जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकी हैं उन्हें मार गिराया गया है, और अब आगे तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से आत्मचिंतन करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और 31 मई से 2 जून तक ये पत्नी टॉप में यहाँ देखने को मिलेगा कि नेता इस पूरे मामले में चिंतन करते हुए नजर आएंगे। और 160 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो कि इसमें शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस ने
आत्मचिंतन करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है और 31 मई से लेकर 2 जून तक ये जो शिविर है ये चलेगा और इसी के साथ 160 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो कि इस शिविर में शामिल रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं। विनोद जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो शिविर जिसका आयोजन किया जा रहा है इसमें डेलीगेशंस आएंगे, तो डेलीगेशंस की तरफ से किस तरीके से कौन कौन से डेलीगेशंस रहेंगे और क्या वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखेंगे? हाँ बिल्कुल पल्लवी, आपने ठीक कहा कि ये इम्पोर्टेंट आत्मचिंतन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और इसमें मुझे लगता है कि स्टेट के डेलीगेशन रहेंगे और जो प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर, वो जो बाहर से है इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, वो भी शामिल हो सकते हैं। 3 दिन तक आत्मचिंतन चलेगा। उसमें प्रमुख विषय यही रहेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने 8 साल एनडीए गवर्नमेंट के 8 साल की उपलब्धियों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रही है, और इन 8 साल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की अगुवाई वाली, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां की हैं, बड़े इश्तिहार भी, पब्लिसिटी भी की जा रही है। उस पब्लिसिटी का कैसे तोड़ किया जाएगा, और आगामी जो आने वाले चुनाव हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आने के 7-8 महीने में चुनाव करवा लिए जाएंगे। ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा। जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से अब पार्टीज एक्टिव होती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संभावित है, क्योंकि इलेक्शंस अगर जम्मू कश्मीर में होती है तो हर एक पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपना एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं पर ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसमें कि आम जनता चाहती है कि बातचीत की जाए, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और खासकर युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। युवाओं का यही कहना है कि उन्हें नौकरियां नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर जब बातचीत की जाएगी तो भाजपा के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, जो इलेक्शन सामने आएंगे उनके लिए, भाजपा के लिए जो मुश्किलें हैं वो खड़ी हो सकती है। पल्लवी, आपने एक साथ 2 सवाल पूछे। एक सवाल यह है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे या क्या मंशा है। इसमें यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत बड़ी प्रयास किया था, इस्लामिक कंट्रीज के पास भी गए थे, यूनाइटेड नेशन के पास भी गए थे, और ये कहा था, गुहार लगाई थी कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है, भारत ने जो कुछ किया है वो गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन उस वक्त भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी छवि कायम की थी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय फोरम ने भारत का समर्थन किया था। अब ये सवाल उठता है कि 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ, तो वहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप क्यों नहीं है? ये केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती है, और केंद्र सरकार इस चुनौती को ऑन कर रही है, और मुझे लगता है कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएंगे, क्योंकि पब्लिक भी नहीं चाहती है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रहे और उनकी और सरकार के बीच में फासला रहे। दूसरी बड़ी बात आपने ये कही कि बड़े सारे इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे हाल ही हमने देख रहे हैं कि रह रहे सेहत हो, रह रहे खेल हो, सब के सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। पीएचई के लोगों ने हड़ताल की थी, अब नेक्स्ट मंथ जून में वो दोबारा से हड़ताल करने जा रहे हैं। वैसे ही बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ रिजल्ट एसएसबी के रुके हुए, ये सारे इश्यूज हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, इन्फ्लेशन रेट पहली बार इतना ज्यादा बढ़ा है। तो इन इशू को लेकर के कांग्रेस अपने चिंतन शिविर में इन इश्यूज को पब्लिक के बीच में कैसे ले जाना है और पब्लिक को कैसे कन्विंस करना है, इस पर भी इस बैठक, जो 3 दिवसीय बैठक, इसमें चिंतन होगा। बिल्कुल विनोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार को काउंटर किया जा रहा है हर चीज पर, चाहे वो अलग अलग समस्याओं को लेकर, लेकिन कांग्रेस को अपनी पॉलिसीज में बदलाव करने की कितनी जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसीज में भी बहुत सी ऐसे लूप होल्स हैं जो देखने को मिलते हैं, और जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट बैंक बढ़ाना है तो पॉलिसीज में बदलाव होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा चेहरा लाना कांग्रेस का सामने जम्मू कश्मीर में जिससे कि लोग प्रभावित हो, लोग उनकी नीतियों से प्रभावित हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की क्या नीतियां रहेंगी ये इतने मायने नहीं रखते, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रेटेजी उनको ऑप्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हट करके स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 मेजर गुट बने हुए हैं। तारिक हमीद करा की बात करें तो उनके साथ ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आजाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कई मरतबा यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनका एक अपना इम्पैक्ट है जम्मू कश्मीर में। दूसरी ओर जी मीर लंबे समय से जो हाई कमान है, खासतौर पर ये किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं गांधी परिवार के, वो उन पे बड़ा फेथ करते हैं, और आड़े वक्त पर जब डिवीजन की तरफ से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की, तब भी उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का दामन थामे रखा, यानी गांधी परिवार के साथ अपनी आस्था को व्यक्त रखा। इसीलिए
सबसे पहले कांग्रेस को ये जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को खत्म करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस गुटबाजी नहीं खत्म कर पाएगी तो कांग्रेस और डिक्लाइन पे आ जाएगी। अगर गुटबाजी खत्म होती है, गुलाम नबी आजाद एक नेता के रूप में आते हैं और ईमानदाराना तरीके से, ना किसी द्वेष भाव से कि उनको जीए मीर के लोगों को हर्ट करना है या जीए मीर के लोगों को साइडलाइन करना है, ये ना सोचते हो। अगर कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को चेहरा बनाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर कांग्रेस को। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी, और वहीं पर हमें देखने को मिला कि कांग्रेस द्वारा जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनावों का जो आगाज है वो हो सकता है, जिसको लेकर अब हर एक पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रही है। और इसी का शुरुआत कांग्रेस द्वारा देखने को मिल रही है। 3 दिन का शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 160 के करीब डेलीगेशन शामिल रहेंगे और आत्मचिंतन किया जाएगा, पॉलिसीज के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए अब जम्मू की बात करते हैं। और कल एक खबर ऐसी देखने को मिली जहां पर जिसके बाद से जितना भी जो सिंगिंग का पूरा करियर है वहां पर देखने को मिला कि जम्मू में मूसेवाले की हत्या के बाद ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने खासकर आप पर घेराव किया है और ये कहा है कि प्रदेश कांग्रेस ने ये हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए आप पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी सरकार पंजाब में है उसके बाद से ये जो पूरा मामला सामने आया, कल मामला हमें देखने को मिला जहां पर एक मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल था वो किया गया, जिसके बाद से अब प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। न सिर्फ जम्मू की बात है बल्कि पूरे भारत में इस पूरे हत्याकांड की निंदा की जा रही है और आप सरकार पर चिंता के बादल यहां मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अनिल, पहला सवाल रहेगा मेरा आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस अब सड़कों पर आ गई है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं गायकार की तो गायकार भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे और अब प्रदेश कांग्रेस का साफ कहना है कि आप पार्टी की ये जो पूरे तरीके से सिक्योरिटी वापस ली गई और उसके बाद से ये पूरा हत्याकांड सामने आया, तो लापरवाही सरकार द्वारा बरती गई थी ये। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के अगर जिक्र करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से जो है वो लगातार कटाक्ष साधा जा रहा है और 24 घंटे के भीतर अगर जिक्र करते हैं तो जब सुरक्षा वापस ली गई है और सुरक्षा वापस लेने के बाद ही जो आप देखते हैं कि 24 घंटे के भीतर जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और आज यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है उग्र प्रदर्शन किया गया है और आम आदमी पार्टी कार्यालय के जो जम्मू का है उसके बाहर जो है उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है और जिसमें सिद्धू मूसेवाले जी का अगर जिक्र करते हैं तो एक गायकार है और कांग्रेस नेता भी रह चुके हैं। और जब आपने देखा कि वहां पर जब वो निकल रहे होते हैं, घर से निकल रहे होते हैं, उसके बीच रास्ते में जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और तब से ही लेकर जो है पूरी तरह से कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो लगातार जो है वो कटाक्ष साधती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज जम्मू के अंदर जो है एक उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। पंजाब सरकार का अगर जिक्र करते हैं तो पंजाब सरकार को जो है इस्तीफा देना चाहिए और भगवंत मान जी का अगर जिक्र करते हैं तो कल आपने देखा कि ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्होंने कहा था कि एक दुखद घटना जो है वो पूरे समाज और पूरे भारत के अंदर जो है वो घटी है और लगातार आज कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन जो है वो किया गया है। और यूथ कांग्रेस का अगर जिक्र करते हैं तो यूथ कांग्रेस के युवाओं ने जो है आज आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो जम्मू के अंदर देखने को मिला है। बिल्कुल अनिल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो मामला सामने आया है, क्योंकि आप पर अब जहां पर कोशिश कर रही थी आपकी जम्मू में आकर वापस से अपना जनाधार बढ़ाया जाए, एक नया चेहरा जो है वो आपका सामने लाया जाए, लेकिन अब ये जो पूरी घटना हुई है इसके बाद से जम्मू में अपना एक पकड़ बनाने में कितना ज्यादा वक्त लग सकता है? क्या आपको मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं? जी, निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है कि जिस आने वाले समय में जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और पंजाब के अंदर जिक्र करते हैं तो पंजाब के बाद जिस तरह से पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी, अब
के अंदर भी इसी तरह की जो है वो पकड़ बनाई जा रही थी, मगर अब धीरे धीरे जो है उनकी पकड़ जो है वो हाथ से फिसलती हुई आपको जरूर नजर आएगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार आज जम्मू के अंदर जो है उग्र प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर देखने को मिला है, और जिसमें साफ तौर पर यूथ कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि पंजाब सरकार का अगर जिक्र करते हैं तो उन्हें इस पूरे मामले का अगर जिक्र करते हैं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्र सरकार से जो है ये मांग की गई है, और आप देख रहे हैं कि लगातार जम्मू के अंदर जो है आज जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल अनिल ये रहेगा कि जब प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर आई थी तो जो नेता है उनके जो इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे थे, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बताया अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि उनका यही साफ तौर पर कहना है कि पंजाब सरकार को जो है पूरी तरह से बर्खास्त कर देना चाहिए। और जिस तरह सिक्योरिटी लैब्स का अगर जिक्र करते हैं तो आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री की जब वहां से उनकी एक रैली थी तो जब वो वहां से गुजरे तो उनकी भी सिक्योरिटी में एक बड़ा लैब देखने को मिला, और उसके बाद कई सारे ऐसे जो है मामले सामने नजर आ चुके हैं। और आज एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि कल देर शाम जब सिक्योरिटी वापस ली गई और उसके 24 घंटे के भीतर ही इस तरह की एक मामला जो है वो सामने नजर आता है, जिसमें कांग्रेस के नेता का अगर जिक्र करते हैं सिद्धू मूसेवाले जी की निर्मम हत्या जो है वो कर दी जाती है। और उसी के बाद आप देख रहे हैं कि पूरे समाज के अंदर जो है दुख है और दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल, और वहीं पर देखने को मिल रहा है कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा अब आपको घेरा जा रहा है, और कल जो हत्याकांड हुआ उसके बाद से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो लापरवाही बरती गई है ये क्यों बरती गई है। तो चलिए बात करते हैं, जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और रहबर खेल के टीचरों का आज 8वां दिन है, जिसमें कि 8वें दिन भी वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल बात करते हैं तो कल उपराज्यपाल से RE के टीचरों ने मुलाकात की थी, और वहीं पर इसके बाद से आगे क्या कुछ निर्णय निकला, क्योंकि एक कोर ग्रुप गया था, कोर कमेटी का गठन किया गया जो कि उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए थे, और उन्होंने बातचीत की उनसे, और धरने को लेकर रहबर खेल के टीचरों का आज तक जो फैसला है वो सामने नहीं आया। और वहीं पर आज फैसला आने के बाद क्या ये प्रदर्शन खत्म किया जाएगा, क्योंकि जब एक तरीके से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी नौकरियों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसी के बाद रहबर खेल के जितने भी टीचर्स थे उनका ये कहना था कि एक रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, बिना रिटर्न ऑर्डर के वो लोग धरना अपना खत्म नहीं करेंगे, और वैसा ही देखने को मिला। आज 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिन तक ये जो रहबर खेल के टीचर्स हैं ये धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। और कल कोर कमेटी की बैठक थी उपराज्यपाल के साथ, और उन्होंने बातचीत की उपराज्यपाल से, और उपराज्यपाल के द्वारा अब क्या कुछ इस पूरे फैसले को लेकर निर्णय लिया जाता है, क्योंकि 8 दिन से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, उनकी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। और ये आश्वासन दिया गया था भाजपा के नेता द्वारा कि उनकी नौकरियों को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन जिसके बाद भी आज भी रहबर खेल के जितने भी टीचर्स हैं वो सड़कों पर है। आज ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज जो फैसला है वो आ जाएगा, ये जो तमाम जानकारी है, क्योंकि जिससे की वजह से ये जो कमेटी का गठन किया गया, फिर बातचीत की गई, और उसके बाद आज उपराज्यपाल जी कोई भी फैसला जो है इस पर सुना सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर संजीव जी जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोर कमेटी की जब बैठक हुई उपराज्यपाल के साथ, तो क्या कुछ बैठकों के नतीजे सामने आए हैं अभी तक? मैम, जो हमारी कल मीटिंग हुई है LG साहब के साथ, तो हमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला था जी। लेकिन जो हमारी कोर कमेटी है वो जम्मू पहुंच चुकी है, और हम अभी बैठ के ये फैसला करेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या स्टेप उठाना है, क्योंकि उन्होंने भी हमें अश्योर किया है, हमें रिटर्न में ऑर्डर अभी मिला नहीं है। तो अभी हमारी जो कोर कमेटी है हम बैठ के डिसीजन करेंगे कि क्योंकि हमें जो LG साहब से मिले हैं हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हमें वो ऑर्डर रिवोक होकर हमें नया ऑर्डर मिले। रिटर्न में जब तक नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में जैसे ही हमारी कोर कमेटी कोई भी डिसीजन लेती है तो हम आपको बता देंगे। बिल्कुल संजीव जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा ये कि जब आश्वासन दिया गया था और आप लोगों का यही कहना था कि एक रिटर्न में ऑर्डर निकाला जाए, तो इतनी देरी क्यों हो गई? क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, अगर आश्वासन दिया गया था तो उसको रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्या वजह बताई जा रही है इसकी? बिल्कुल मैम, हम भी यही चाहते हैं कि हमें रिटर्न ऑर्डर ही मिले, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर वो नहीं मिलेगा तब तक हमारे पास क्या सबूत है कि हमें बोला गया नहीं, क्योंकि बर्फली बातों का क्या यकीन कर सकते हैं। कल को LG का भी चेंज हो सकते हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, दूसरी में कल को इलेक्शन आ जाए, दूसरी पार्टी आ जाए, वो नहीं माने। हमें जब तक, मुझे ख्याल में जब तक हमें आश्वासन की जगह रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक हम
शायद कंटिन्यू रखें। अभी कोर कमेटी की जो बैठक होती है उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं चीजें कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल संजीव जी आपसे ये रहेगा कि रहबरे खेल के अंदर ये जो योजना शुरू की गई थी, अभी तक कितने ऐसे टीचर्स हैं जो इस योजना के अंडर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैम शुरू में जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो हुई थी 3000 लोगों की, जी 2670 आदमी वहाँ पे अपॉइंट हुआ है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पहले 22 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 20 डिस्ट्रिक्ट है। लेह में भी हमारे टीचर अपॉइंट हुए हैं और यहाँ पे भी हुए हैं जी। तो ये पॉलिसी जो शुरू में थी कि इसका 7 साल प्रोविजन पीरियड था, हम वहाँ पे लड़ रहे थे प्रोविजन पीरियड के लिए, यहाँ कमेटी ने और बना दिया। तो करंटली में बड़ी मिजरेबल कंडीशन में है, सब टीचर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन मैम कुछ अभी अनसर्टेनिटी है, कोई इस पोजीशन में है ही नहीं कि डिसीजन आया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ संजीव जी, और वहीं पर रहबरे खेल टीचरों से जो देखने को ये मिल रहा है कि योजना की शुरुआत सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन इस योजना का फायदा आज तक इन टीचरों को नहीं मिला। और उसके बाद से जब ये बात हुई कि नौकरियां जा सकती हैं, तो उसके बाद से जब प्रदर्शन शुरू किया गया, आश्वासन दिए गए लेकिन ऑर्डर नहीं निकाला गया। लेकिन अब कोर कमेटी की बैठक के बाद क्या ऑर्डर निकलता है, क्योंकि आज जो फैसला है वो देखने को मिल सकता है, और इसके बाद क्या ऑर्डर निकाला जाता है वो भी देखना होगा। तो चलिए मौसम की बात करते हैं। जम्मू में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और जम्मू वासियों को भी भीषण गर्मी से थोड़ा सुकून मिल रहा है। लोगों के गर्मी से मुरझाए चेहरों पर बारिश के चलते मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई हलकान हो रहा था, लेकिन वहीं पर शरीर झुलसाने वाली धूप में लू के थप्पड़ों से लोगों का आम जनजीवन थम सा गया था और दोपहर को बाजारों में भी वीरानी छाई रहती थी। अब एकाएक मौसम में बदलाव से तापमान काफी हद तक गिर चुका है और अब देखना ये है कि ये राहत कब तक जारी रहती है। बारिश के लिए लोगों को राहत मिली है। कुछ बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे हैं जो जवान हैं, उनको भी वो हाहाकार मचा हुआ था। तो आज ऐसे लोग काफ़ी मतलब की मौज मस्ती में दिख रहे हैं कि काफ़ी राहत मिली है। ऊपर से बिजली की जो थी वो भी बहुत उनके भी काट के जो है वो चल रहे थे। तो आज मेरे ख्याल में भी जो इतना मतलब कि बारिश की भारी बरसम तो अभी हो रही है, अच्छी बात है। इससे फसलें भी होती है, ठीक होती हैं और आगे जो मतलब जो भी और है भी, तो इससे ये है कि लोग आज प्रसन्न हो गया है कि कोई इधर देवता को मतलब कि लोग गुजरे हैं, कोई किसी ने पूजा है कि उसको थैंक्स बोला है इधर देवता को। 10-12 दिन से थोड़ा सा मौसम ऐसे हवा चलती थी, बहुत आंधी आती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि अभी बारिश आई और बारिश नहीं आती थी। मौसम विभाग वाले का भी कहना था कि भाई मौसम हल्का हल्का चेंज होगा, हो सकता है कि मानसून पहले आ जाए। तो मेरे को लग रहा है कि उनकी भविष्यवाणी सही हो गई है कि मौसम पहले ही मतलब बारिश का मौसम बन गया और मौसम भी अच्छा है। आज बारिश भी हुई है और ठंडा ठंडा है, ठंडक महसूस हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं। और पिछली गर्मियों से ये गर्मियाँ तो पहले आ गई थी, मार्च में ही गर्मियाँ आ गई थी, मार्च अप्रैल में ही बहुत गर्मी लग रही थी और इस समय बारिश भी पहले आ गई है। ठीक है, अच्छा है मौसम। वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करते हैं तो इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों के मुताबिक भीषण गर्मी के कारण उनकी फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी, लेकिन बारिश के कारण उनकी फसल तबाह हो जाने से बच गई है। इन लोगों के मुताबिक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने के कारण जो किसान अपनी धान की फसल नहीं लगा पा रहे थे, उनके लिए ये बारिश वरदान साबित हुई है। आज मौसम ठीक हो गया बारिश पड़ने से। पहले बहुत गर्मी पड़ रहा था, हमने जो सब्जी लगाया कि बहुत सड़ रहा था, और आज मौसम सुहाना हो गया, अच्छा हुआ। हमारी सब्जी के लिए, खेत के लिए बहुत अच्छा है मौसम, बढ़िया मौसम हुआ है। किसान बहुत खुश हैं। जो हमारा नुकसान हो रहा है उससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा हमें। नहर में पानी भी बहुत कम आ रहा था, इसलिए पानी की दिक्कत थी। इससे बारिश से बहुत अच्छा मौसम बना है, बढ़िया मौसम लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। किसान बहुत खुश हैं, बढ़िया चीज़, बढ़िया बारिश, बढ़िया मौसम हुआ है। आज कितनी गर्मी बढ़ रही थी? गर्मी बहुत सर
गर्मी से तो पूरा खेत में जो फसल था पूरा फट रहा था, जल रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था। इसकी वजह से धूप भी बहुत तेज़ थी। आज मौसम बड़ा सही लग रहा है और किसान बहुत खुश हैं इससे। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।